कैसे हैं आप सभी। और सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज आप सबके लिए एक और वीडियो, जो कि जैसा कि आप जान रहे हैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के जो भी खंड बचे हुए हैं उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप सभी एक प्रेम से, बात तो छोटी सी है लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लगभग 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए, धीरे धीरे चीज़ें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि देखिए मोबाइल से ही शूटिंग हो रही है, कोई कैमरा वगैरह का सिस्टम है नहीं, इतना बड़ा बजट नहीं है हम सबका। तो कैमरा से देखिए कभी कभी आपको थोड़ा सा जूमिंग जूम आउट हो रहा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल अगर आप क्वेश्चन के देखिए आवाज़ तो आपको क्लियर आ रही है, आवाज़ सुनते रहिए, ठीक है ना। और जहाँ पर आपको नोट करना वहाँ पर वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रयास करेंगे, भविष्य में आपको और बेहतर मिलता रहेगा। दिन पर दिन चीज़ें अच्छी होती जाती हैं, समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आज ये इस सेट का लास्ट डे होगा और इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसी के साथ सेट नंबर 1 आपका फिनिश होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 5/x-1 है, दिखाई दे रहा है भाई, उसमें पढ़िए। हाँ, 1/y-2 है बराबर 2 है, ठीक है। दूसरा क्या है? 6 बाई यहाँ पे 6/x-1 प्लस माइनस 3/y-2 ये दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, बोला इनको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इन समीकरण को सोचिए लॉन्ग आंसर में आया हुआ है, ठीक है ना। कितने नंबर में आता है ये? 6 नंबर, ठीक है ना। तो 6 नंबर का ये प्रश्न है, देखने में लग रहा है एक आसान से समीकरण है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो हमारी चर राशियां हैं ये इस समय हर में है और हर में होने के पश्चात इनको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम में आएगी। इसके लिए हम एक समानीत विधि का यूज करते हैं। समानीत विधि का मतलब क्या हुआ कि ये जो बटे में x-1 यहाँ देख रहे हैं, y-2 यहाँ देख रहे हैं, ये सेम प्रकार इसी प्रकार से हमारा किसमें है? दूसरे समीकरण में भी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कुछ अन्य रूपों में मान लेते हैं। सपोज 1/x-1 को मान लेंगे, माना 1/x-1 इज इक्वल टू किसके? p के, तथा 1/y-2 बराबर किसके? बोलिए, q के। बातें समझ में आई? अच्छा, बोला कि x-1 को ही क्यों नहीं मान लिया? वहां भी प्रॉब्लम होती, तभी भी जो मानते वो वैल्यू बटे में ही आती, हर में आती ना, फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करती, इसलिए पूरी बटे को ही हमने खत्म कर दिया। अब देखिए ये 5/x-1 जो है, अगर इसका 5 अलग करना चाहूं मैं तो क्या मिलेगा आपको? यही मिलेगा ना। और इसी की वैल्यू क्या मान रखी है मैंने? p मान रखी है, तो इसकी वैल्यू की जगह पे जब p रखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 5p हो जाएगा। बातें समझ में आई? ठीक है, तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा भाई? 5p प्लस कितना? q बराबर किसके? 2 के। और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा? 6p माइनस कितना? 3q इज इक्वल टू किसके? 1 के। ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं? हमारी 2 मान लेते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? अब इनको हल करना है, कोई प्रतिबंधित तो है नहीं कि वज्र गुणन से हल करना है, प्रतिस्थापन विलोपन क्या है, ठीक है। सबसे अच्छी और सबसे प्यारी कौन सी विधि लगती है? विलोपन विधि लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि q के जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, वो बराबर नहीं है और ना ही p के बराबर है। विलोपन विधि इस्तेमाल करने के लिए किसी एक चर राशि के गुणांक का बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर देख रहे एक सिंपल सा लॉजिक होगा कि भाई समीकरण नंबर 1 में आप 3 से गुणा करा लो, तुरंत आपका क्या बन जाएगा? बोलिए, क्या बन जाएगा? गुणांक बराबर हो जाएंगे ना। अच्छा, एक चीज और नजर आ रही है मुझे कि अगर मैं यहां पर 3 कॉमन ही ले लूं तो भाई मैं 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस कितना? q
बराबर किसके, 1 के। तो 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना, 1/3। समझ पाए ना। तो इक्वेशन 2 को यहां ना बना कर यहां लिख देता हूं मैं। समझ में आई बात। अब देखिए यहां पर बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्यू के गुणांक अब बराबर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यही तरीका था, अगर उस तरीके से लगा देते गुणांक बराबर तो गलत हो जाता, वो भी सही था हमारा। जहां जितना दिमाग काम कर पाए उतना ही है, बस कौन सा तरीका थोड़ा आसान होता है, कौन सा थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, बस इस बात पर मैटर डिपेंड करता है हमारा। यहां पर जब दोनों के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह भी क्या है, दोनों के विपरीत है, तो जोड़ने पर ही क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो समीकरण 1 प्लस क्या कर दें, समीकरण 2 कर दें, तो लिखेंगे हम 5p प्लस कितना, q बराबर 2 के, और इधर 2p माइनस q बराबर किसके, 1/3 के। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो 5p और 2p कितने हो जाएंगे, 7p। q से q कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 में 1/3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा। अब बोला भाई डायरेक्ट तो नहीं जोड़ पाएंगे, लिख लेते हैं, अब समझ में आएगा ज्यादा। 3 दूना 6, 7/2। तो p को अगर यहीं रखें, 7/3 हो जाएगा। तो p को अगर यहीं रखें हम, ठीक है ना, तो 7 इधर गुणे में इधर जाएगा, इसमें हो जाएगा बटे में। तो 7/3 ऑलरेडी था, बटे में 7 भी पहुंच गया, 7 से 7 कैंसिल होकर p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अगर p की वैल्यू 1/3 तो p की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख करके q की वैल्यू निकाल लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या था मेरा, 2p, p की वैल्यू कितनी, 1/3 माइनस कितना, q बराबर किसके, 1/3 के। माइनस q को उधर भेज दीजिए, प्लस q हो जाएगा, और ये 2/3 माइनस 1/3, हर बराबर है 3 ही रहेगा, 2 में से 1 गया, तो q की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई, 1/3। अब यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है यार, p और q की वैल्यू सेम आ रही है, तो सेम आ रही है तो क्या हो रहा है, कोई अटैक आ गया, सेम आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, हो सकता है ऐसा सिस्टम बना हो यहाँ पर। लेकिन बात यह है कि मुझे p और q का मान नहीं बताना था, मुझे किसका मान बताना था, x और y का। तो अब चूंकि p बराबर कितना आया है, और p की वैल्यू मैंने मानी क्या थी, 1/x माइनस 1 बराबर माना था ना, ठीक है ना। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के, x इज इक्वल टू माइनस 1 जाकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि q की वैल्यू क्या आई है, q की वैल्यू भी 1/3 आई है, और q को क्या माना था मैंने, 1/y माइनस 2 बराबर 1/3 के, तो 3 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू किसके, 3 के। तो y बराबर माइनस 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 5। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5। यही आ गया मेरा आंसर। समझ पाए, ये था मेरा जुगाड़ कि मैंने x और y के रूप में अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहता तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है ना। लेकिन मैंने अपना एक जुगाड़ लगाया कि मैंने इस पूरे मैटर को p मान लिया, और उस पूरे मैटर को क्या मान लिया, पहले pq की वैल्यू निकाली, फिर pq की मदद से मैंने जो p के मान माने थे और q की जो वैल्यू मानी थी उनकी सहायता से x और y का वैल्यू दे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का अथवा करके दिया गया है, एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगे समय से धारा के विपरीत लौटने में 1 घंटा अधिक समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूं धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि दो प्रकार से गति हो रही है, एक गति जो धारा की दिशा में हो रही है और दूसरी जो धारा के विपरीत दिशा में हो रही है। जब हमारी नाव धारा की दिशा में चलेगी तो नाव की चाल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कारण क्योंकि धारा भी उसी दिशा में है, यानी नदी का जो बहाव है, जो जल का बहाव है वो भी हमारी नाव की दिशा में है, तो हमारी नाव की स्पीड ऑटोमेटिक थोड़ी बढ़ जाएगी। और बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा जो नाव की चाल होगी उस चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, और जब हम धारा के विपरीत आएंगे, ठीक है ना, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक विपरीत बल कार्य करेगा ना वहां पर। तो धारा की विपरीत दिशा में हमारी जो नाव की चाल होगी वो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जो नाव की चाल होगी उसमें से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात।
तो हमने धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल ली, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल ली। अब कह रहा है 32 किलोमीटर जाने में लगे समय, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में और उसके विपरीत लौटने में, विपरीत लौटने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी जाने वाले समय में तुलना हो रही है और क्या, आने वाले समय में, ठीक है ना। तो पहले हम जाने में लगा समय निकाल लेते हैं और आने में लगा समय निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 32 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जाना है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे कितना 4। तो दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर आप कह रहे हो, और किस चाल से जाएगा, जब धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा वाली चाल कितनी हो जाएगी, ये समय लगेगा। सारी यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, आवर, ठीक है ना। तथा 32 किलोमीटर धारा की दिशा में वापस भी आ रहा है, ठीक है, धारा के विपरीत प्रश्नानुसार निकालते हैं। प्रश्नानुसार क्या बात है भाई, एक समय मेरा वो है जो धारा की दिशा में जाने में लगा है, एक समय वो है मेरा जो धारा के विपरीत आने में लगा है, ठीक है ना। बोला 1 घंटा ज्यादा लगता है, ये बताओ जब स्पीड हमारी ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, समय कम लगेगा। जब स्पीड हमारी कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, जाने में लगा होगा ज्यादा कि आने में, आने में ना, क्योंकि आने में स्पीड कम हो गई होगी हमारी, ठीक है ना, हम धारा के विपरीत आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये जो समय है यही तो है धारा के विपरीत आने में, लक्षण देख रहे हो इसका माइनस है ना। तो ये जो समय है ये 1 घंटा ज्यादा है, किससे, इस वाले समय से। तो भैया तुम एक ज्यादा हो और ये बेचारे एक कम है, तो क्या कर दे तुमको, तुमको भी एक ज्यादा कर देते हैं दोनों बराबर, या फिर तुमको एक कम कर दें तो बराबर, दोनों प्रक्रियाएं कर सकते हैं, समझ पाए। तो मैंने इसको एक ज्यादा कर दिया, अब दोनों बात बराबर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 32 है मेरा, ठीक है ना। अब 32 का गुणा जैसे 24 प्लस एक्स में 1 से कराऊंगा तो 24 प्लस एक्स ही रहेगा, ये बटे कितना हो जाएगा इसका 24 प्लस एक्स बराबर यहाँ कितना। देखिए इन चीजों को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका तो ये है कि +1 को उधर भेज दीजिए आप, और आसान हो जाएगा आपका मैटर। 32 बटे कितना 24 प्लस एक्स, वो पूरा मैटर इधर उठा लाइए, 32 बटे कितना 24 माइनस एक्स बराबर किसके, इधर माइनस एक्स। बात समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए से -1 उधर है, अगर उसको प्लस करना चाहो तो यहां पर आप ऐसा समझेंगे कि मैंने +1 को यही रखा, 32 बटे 24 प्लस एक्स को इधर भेज दिया, यानी इधर जाकर क्या हो जाएगा ये 24 माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये माइनस एक्स की जगह पे प्लस एक्स हो जाएगा। समझ पाए, नहीं समझ पाए। देखिए क्या करना है मेरे को, मैं +1 को यही रखता हूं, यानी एक पक्ष में अकेला छोड़ता हूं। अगर मैं +1 को यही रखता हूं तो यहां पर इस पक्ष में पहले से क्या है 32 बटे 24 माइनस एक्स। अब ये वाला मैटर जो इधर धनात्मक इधर जाकर क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, 32 बटे कितना 24 प्लस एक्स। बात समझ में आई। अब दोनों में से मैं 32 ले लेता हूं कॉमन, ठीक, क्या बचेगा मेरा यहां पर 1 बटे 24 माइनस एक्स, माइनस कितना 1 बटे 24 प्लस, समझ में आई बात। अब 32 इधर चाहे भेज दूं, और तो इधर क्या हो जाएगा ये आपका 1 बटे 32।
यहां पर हो जाएगा आपका 1 बटे कितना 32 और बराबर, इधर देखिए इधर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 24 प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 24 प्लस, फिर बीच में क्या लगा है माइनस, फिर 24 माइनस एक्स का 1 में गुणा करोगे 24 माइनस एक्स ही रहेगा, आगे माइनस लगा है तो इसके बाद लिखी जाने वाली हर चीजों पर ये अपना प्रभाव दिखाएगा। 24 माइनस एक्स लिखना है तो माइनस 24 प्लस एक्स हो जाएगा, बोलिए। और इधर जब इन दोनों का गुणा कराओगे तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर माइनस किसका एक्स का स्क्वायर। इधर देखिए प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो गए, एक्स और एक्स कितने एक्स 1 बटे 32 बराबर कितने के 2x, 24 का वर्ग कितना होता है 576 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इधर कराओगे तो क्या हो जाएगा ये 576 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और इधर 32 का गुणा 2 से कराओगे 32 गुना कितना हो जाएगा 64। बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर द्विघात समीकरण बनने जा रहा है, तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर को मुझे धनात्मक लेना होता है, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को इधर भेज देता हूं। एक्स स्क्वायर जब इधर भेज दूंगा यहां सबको जीरो कर देता हूं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इधर आकर प्लस में हो गया, 64x यहां पहले से प्लस में था, प्लस 576 इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 576 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 64x यहां पे नहीं लिखा, 64x माइनस कितना 576 बराबर कितना 0। गुणनखंड करना है 576 का, गुणा करने पर 576 आना चाहिए और घटाने पर 64 आना चाहिए। बोलिए कितना होगा 72 और 8, तो 72 में से अगर 8 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा ना, तो 64 यहाँ पे 72 माइनस 8 रख देंगे 576। अच्छा ये तरीका मैंने आपको बताया था कि 576 का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। और गुणनखंड करने के पश्चात जो भी आता है मैटर लिख देते हैं वहां पर, समझ पाए इतना। या फिर इतने बड़े कैलकुलेशन में आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अगर ऐसा है तो आप तुरंत शॉर्टकट में दोनों ब्रैकेट डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने 2 ब्रैकेट बनाए, बोलिए दोनों ही x के साथ में रहेंगे, एक 72 है और क्या है 8, ठीक है ना। तो यहां पर अब देख रहे हैं हम किसको प्लस करना है किसको माइनस करना, बस इसी पर 1 मिनट का समय देना है, आप गुणनखंड करने से बच जाएंगे। आपने देखा गुणा करने पर नेगेटिव आना चाहिए, तो गुणा करने पर नेगेटिव आने का मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तभी होगा ऐसा पॉसिबल, और लेकिन उन्हें जब घटाया जाए घटाने पर धनात्मक आना चाहिए, तो घटाए पर धनात्मक आने का मतलब जब भी आप ऐड करते हो या घटाते हो तो जो उनमें से बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह जैसा होता है वैसा ही उत्तर में आता है। जैसे आप अगर 50 में से 40 घटा रहे हो तो आपको पता है 10 आता है, आप 40 में से 50 घटाओगे तो आपको पता है माइनस 10 आता है। बोला 50 में से 40, 40 में से 50, बोला घटेगा तो 50 में से ही 40, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है ना। लेकिन जब आपका आंसर आ जाएगा, आंसर में जो साइन लगाना होगा आपका वो साइन किसके ऊपर आएगा, जो दोनों में से बड़ी संख्या होगी उसका साइन जैसा रहेगा वैसा आएगा। यहां दोनों में बड़ी संख्या 50 थी तो 50 का साइन क्या था प्लस, इसलिए हमारा उत्तर में प्लस आया। यहां दोनों में से 50 यहां भी बड़ी थी और उसका साइन क्या था माइनस था, इसलिए हमारे आंसर में माइनस आया, ठीक है ना। तो अगर मुझे घटाने पर प्लस में चाहिए तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या जो दोनों में रहे वो प्लस में होनी चाहिए, समझ में आई बात। तो बड़ी वाली संख्या 72 और 8 में कौन बड़ा है 72 बड़ा है, तो 72 को हम क्या कर लेंगे भैया प्लस में कर लेंगे और 8 को क्या कर लेंगे, समझ पाए आप, बच गए आप गुणनखंड करने से। अब बोलोगे क्या ये बोर्ड में मान्य होगा, क्यों नहीं मान्य होगा, मैं इतना बड़ा सवाल लगा रहा हूं, अब तुम मेरे को यहाँ पे गुणनखंड चेक करोगे कि मुझे गुणनखंड आता है कि नहीं आता है, तुम ऐसे ही जान लो अगर मैं ये दोनों ब्रैकेट डायरेक्ट लिखने की क्षमता रखता हूं, मैं गुणनखंड करने में कितना एक्सपर्ट हूं, आगे बात समझ में ना। तो आप बिल्कुल इन चीजों को नॉर्मली यूज कर सकते, समझ में आई बात। अब यहां पर x की एक वैल्यू देखिए, जब x प्लस 72 को 0 लेके चलोगे तो x की वैल्यू माइनस 72 मिलेगी, और x माइनस 8 को लेके चलोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस 8 मिलेगी, ठीक है ना। तो यानी x क्या है मेरा धारा की चाल है। अब क्या आपको विज्ञान का ये कॉन्सेप्ट पता है कि कोई चाल धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बोलिए। चाल हमेशा धनात्मक होती है ना, और जो वेग होता है वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि देखिए आपने दूरी और विस्थापन में पढ़ा था, दूरी सदैव या तो शून्य हो जाएगी है ना, दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है
ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो मेरा वेग है, जो वेग है, वेग मेरा किससे आता है? विस्थापन बटे समय से आता है, समझ पा रहे हैं? तो वेग अगर विस्थापन बटे समय से आता है, विस्थापक का धनात्मक होना, ऋणात्मक होना, शून्य होना, तीनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। इसका मतलब वेग भी मेरा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और चाल मेरी आती है दूरी बटे समय से, तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो जब सदैव धनात्मक तो चाल भी सदैव क्या होगी? तो यहां पर चाल का जो ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है उस मान को मैं लेकर नहीं आगे बढ़ सकता, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे यदि x प्लस 72 बराबर कितने के? 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया? -72, ठीक है ना। इसको यहां पे लिख देंगे एन इजी नेग्लेक्टेड दैट, चूंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, चूंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? पुनः यदि x माइनस 8 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 8। तो यही हमारी अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा फाइनल आंसर आया। समझ में आया? ठीक है, तो बस नोट कीजिए मस्ती से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का खा है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से, ये देखिए मान लेते हैं हमारा एक क्षैतिज तल है और इस पर स्थित बिंदु एक O है, बिंदु से उसी तल पर खड़े, इसी तल पर खड़ी एक मीनार AB है, उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, मीनार की ओर कितना मीटर चल लिए हैं? 80। मैंने मान लिया O बिंदु से मैं D बिंदु तक आया हूं और 80 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है। अब इस D बिंदु पर आकर फिर से मीनार के शीर्ष को देखता हूं तो कोण मुझे कितना दिखाई पड़ता है? 60 डिग्री। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं भाई मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, और ये जो डिस्टेंस बची इसको भी हमें मानना पड़ेगा कितना, ठीक है ना। अब यहां पर सबसे पहले मैं त्रिभुज ADB ले लेता हूं। त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि मीनार जब जमीन से खड़ी होगी तो ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है, बोला गया स्पष्ट वहां पर, ठीक है ना। तो tan 60 ले लेता हूं। क्यों tan 60 लेता हूं? क्योंकि tan लंब और आधार में अनुपात बताता है, और 60 डिग्री के सामने यहां पर ये लंब और ये क्या है? मेरा आधार है। h बटे कितना हो जाएगा? √60 की वैल्यू h बटे कितना? x इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? ये x√3 इज इक्वल टू किसके? h के। बट मुझे x से ज्यादा इंपॉर्टेंस h को देनी है, क्योंकि मैं जो वैल्यू पूछी गई है वो क्या पूछी गई है? h की। तो यहाँ पर देख रहा हूँ h की वैल्यू निकाल रहा हूँ, जो दूसरा समीकरण बनेगा उसमें h का मान रखूंगा। तो इससे बेटर है मैं यहाँ पर क्या निकाल लूं? x बराबर निकाल लूं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x इधर आ गया, √3 उधर आ गया। समझ पाए? x की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से। अब मैं पुनः त्रिभुज कौन सा लेता हूं? त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में। क्या आप AOD भी ले सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समकोण नहीं है ना। तो जब मैं त्रिभुज ABO लूंगा वहां पर क्या ले लूंगा? मैं tan 30 डिग्री ले लूंगा, और tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, आधार पूरा होगा 80 प्लस x, तो h बटे कितना? 80 प्लस x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ पर h बटे 80 प्लस x। इस समीकरण में अभी दो वेरिएबल है, जब एक वेरिएबल होगा तभी इस समीकरण से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या हो रहा है प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू यहां पर क्या रख दूं मैं? h/√3 रख देता हूं, h/√3 रख देता हूं। समझ पाए इतनी बात? अब यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देता हूं, तो 80 प्लस h/√3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना हो जाएगा? इतना ही रहेगा ये, और बराबर कितने के? यहां पर h√3 के। 80 को यही छोड़ देता हूं मैं, इसको उधर भेज देता हूं, तो h√3 माइनस कितना? h/√3। बोलिए, h कॉमन ले लो, √3 माइनस कितना? 1/√3। अब 80 यहां पे चल रहा है ना, √3 का 3 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा? 3 में से 1 माइनस होगा 2, तो कितना हो जाएगा ये? 2 बटे कितना? √3। तो h बराबर
सीधा लिख लेता हूं, √3 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 80 √3 बटे कितना, दो से काट दूंगा, कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40 √3, आंसर। मीटर में था ना ये, समझ पाए? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की खाका जो अथवा करके दिया गया है। एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु A से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए वायुयान उड़ाते हैं, मान लेते हैं ये मेरी जमीन है और इस जमीन पर एक बिंदु स्थित है A, ठीक, और वायुयान यहां पर उड़ रहा है, मान लेते हैं, ठीक। अब वायुयान को जब मैं A बिंदु से देखूंगा तो ये मेरी हो गई दृष्टि रेखा, ठीक। अब इस वायुयान से एक यहां पर लंबवत रेखा खींच दूंगा मैं, ठीक है, जो इस जमीन से वायुयान की एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताएगी, और बोल रहा है कि वायुयान को देखने पर ए बिंदु से कई डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है भाई, आगे बोलिए क्या है। कह रहा है 15 सेकंड उड़ने के बाद, अच्छा आपको ये कल्पना, ये उड़ रहा है मतलब ऐसे ऊपर जाएगा, अब उड़ता, उड़ने का मतलब हो गया ये उड़कर ऐसे क्षैतिज आएगा। तो मान लेते हैं वायुयान भाई उड़ता हुआ 15 सेकंड में यहां पहुंच गया, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब यहां से यहां तक की दूरी तो नहीं पता, लेकिन समय पता है कि यहां से यहां तक दूरी तय करने में वायुयान को कितना सेकंड लगा है भैया, 15 सेकंड लगा है, ठीक है ना, समझ पाए बात को। फिर यहां पर आ गया तो क्या होगा भाई, कह रहे जब वहां पर आ गया तो उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। क्या मैं भी कुछ आगे बढ़ा हूं, मेरी बात तो नहीं कही गई है। इसका मतलब इस बार फिर से जब मैं उस बिंदु को यहां से देखूंगा तो इस बार ये कोण कितना होगा मेरा, ये कोण 30 डिग्री होगा। अब 60 यहां पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, 60 डिग्री कोण मेरा क्या है, ये पूरा पूरा का पूरा 60 डिग्री, समझ पा रहे हैं, बोलिए। तो फिर मैं यहां से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचूंगा ताकि मुझे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मिल पाए, ठीक है ना। अब यहां पर ये मेरा बिंदु ए हो गया, ये मान लेता हूं मेरा क्या था वायुयान, यहां पर CD था, ठीक है ना। और फिर यहां पर जो पहुंच गया C', D' मान लेता हूं, ठीक है ना। CD का ही फॉर्मेट मान के चलता हूं कि वही है, वहां पर एक अलग स्थिति में, आप कुछ भी मान सकते हो। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो, इसका मतलब एक चीज मेरे को दे दी, ये कितना है भैया 1500√3 मीटर, तो ये भी मेरा 1500√3 मीटर होगा, बोलिए। उड़ रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है, किसकी चाल, वायुयान की चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या वायुयान ने कहीं कोई डिस्टेंस चली है, ये चली C से C'। अब C से C' की दूरी अगर पता चल जाए मुझे, तो दूरी पता चल जाएगी तो समय पता है, दूरी बटे चाल की समय, दूरी बटे समय ना, दूरी बटे समय अगर कर दूंगा तो क्या निकल आएगा, मेरी चाल निकल आएगी। यानी चाल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, दूरी चाहिए और क्या चाहिए, समय चाहिए। समय मुझे दिया गया है, दूरी नहीं पता है, तो मैं C और C' के बीच की दूरी ज्ञात करने पर अपना दिमाग लगाता हूं, जैसे आएगा बाकी निकल जाएगी। चाल आ जाए, उसको मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है वो चेंज कर लेंगे, पहले दूरी तो आए। तो अब ये डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी, मान लेता हूं वो डिस्टेंस जो भी होगी मेरी x मीटर है, कितना है x मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगी x मीटर हो जाएगी, बोलिए। अब एक डिस्टेंस ये भी है मेरी, इसको क्या मानना पड़ेगा मुझे, y मान लेता हूं, ये यहां से यहां तक कितनी है y मीटर है। अब सबसे पहले मैं ये त्रिभुज लेता हूं अपना, कौन सा त्रिभुज ACD में, ठीक है ना। त्रिभुज ACD में जब मैं कुछ लूंगा तो त्रिभुज ACD में आप देख रहे हो ये पूरा कोण 60 डिग्री का बन रहा है, तो tan 60 लेना पड़ेगा मुझे यहां पर। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरा 1500√3 बटे कितना, आधार कितना है, समझ में आई बात। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर कितना 1500√3 बटे कितना, मतलब यार इसमें तो एक एक ज्ञात राशि, y तो अभी निकल ही जाएगा, तो ठीक है अच्छी बात है। √3 यहां भी अंश में है, यहां भी अंश में कट गया, y इधर आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई
1500 मीटर। बात समझ में आई? अब दूसरा त्रिभुज लेता हूं मैं, कौन सा त्रिभुज ए सी डैश डी डैश। बोलोगे आपको पता कैसे चल रहा है कौन सा त्रिभुज लेना है? यार मेरे को समकोण त्रिभुज लेना है। तो इसमें कितने समकोण दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो ये मिल गया यहां पर 90 डिग्री और एक ये मिल गया। जब इस 90 डिग्री को लोगे, देखिए यहां पर ये तो बन रहा है ए सी डैश डी डैश। तो त्रिभुज ए सी डैश डी डैश में, ठीक है, क्या लेंगे इस बार में? इतना एंगल बन रहा है ना केवल 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू लेंगे मैं। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरा? 1500 रूट 3 बटे जो आधार है मेरा, आधार y और x दोनों है, क्योंकि इस त्रिभुज का आधार पूरा a d डैश है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y, y प्लस x प्लस y, बात एक ही है। tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, 1500 रूट 3 बटे x प्लस y। y की वैल्यू तो मैं निकाल के लाया हूं, उसको रख देता हूं यहां पर। कितना? 1500। अब इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर करा दो, तो x प्लस 1500 बराबर कितना? रूट 3 का मल्टीप्लाई इधर कराऊंगा तो रूट 3 3 हो जाएगा। तो 1500 गुणे कितना हो जाएगा? ये 3। x बराबर 15 तिया 4500 आ गया ये, और माइनस कितना? 1500, कितना बचेगा? बोलिए 3000 क्या मीटर। जो x मैंने माना था वो दूरी कितनी आ गई? इसी का तो इंतजार था मुझे, ठीक है ना। तो यहां पर अतः 15 सेकंड में, ठीक है, 15 सेकंड में वायुयान द्वारा चली गई दूरी कौन सी? सीसी डैश। दिखा सीसी डैश? सीसी याद आ गई, सीसी डैश हो गया। बराबर कितनी है भाई? 3000 मीटर ना। कितना मीटर? जो चाल होती है क्या होती है? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, एकांक समय में। अब ये 15 सेकंड में आया है ना, ठीक है ना, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? दूरी बटे समय, चाहे वो निकाल लो 1 सेकंड में, या फिर इसी को कर दो। दूरी कितनी है? 3000 मीटर है, बटे समय कितना है? समझ पाए? तो 15 1 15, 15 दुनाई 200 आ जाएगा। बोलिए, तो चाल मेरी कितनी आ गई? 200 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन उसने पूछा था किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? आप सबको याद आता है 5/18 या 18/5। आप देखिए 5/18 में अंश छोटा है और 18/5 में अंश क्या है? बड़ा है। और किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ा मात्रक है और मीटर पर सेकंड एक छोटा मात्रक है। आपको मीटर पर सेकंड को बड़े मात्रक में कन्वर्ट करना है। तो बड़े मात्रक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? किससे गुणा करोगे? 18/5 से। जैसे यहां पर गुणा में लिखोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। 5 से इसको काट दोगे, 5 चौक 20, 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 18 चौक 72, 720 हो जाएगा। 720 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बात समझ में आई? ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के साथ आपका सेट नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है। अब आगे सेट नंबर 2 के लिए प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में फिर वही जो सब बोलते हैं कि रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, ठीक है। आप सबके लिए इतना परिश्रम किया जा रहा है। और गुड न्यूज़ तो ये है, उत्तर प्रदेश में अब विद्यालय खुलने के पूरे आसार मिल चुके हैं। जैसा कि सूचना आ चुकी है कि संभवतः 7 तारीख से यानी सोमवार से हमारी क्लासेस चलेगी 9 से 12 तक अभी, ठीक है ना। फिलहाल जैसा भी होगा वो संडे नाइट तक पूरी कंफर्म इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अभी ये मान के 95% पूरी उम्मीद है कि सोमवार से स्कूल खुलेगा। फिर से एक बार आप स्कूल के परिवेश में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।